कैसे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कोरोजन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ने क्लास 10th में भी पढ़ा था। कोरोजन में क्या होता है कि कोई भी मेटल सरफेस में आपका मॉइस्चर या ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोई मेटल है, इस मेटल के सरफेस पे मॉइस्चर और जो एटमॉस्फेरिक गैस है वो क्या करता है, आपस में रिएक्ट कर करके आपका अपर सरफेस जो होगा मेटल का उसको क्या करेगा, इरोज कर देगा, हटाना शुरू करेगा। प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरोजन। क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल, है ना, सब्सटेंस लाइक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, है ना। ये आपके यदि मेटल के सरफेस में फॉर्मेशन हो गए तो ये समझ जाइएगा, ये आपका क्या हो गया, कोरोजन हो जाएगा। दिक्कत ध्यान दीजिएगा। कोरोजन में क्या होता है, मेटल के अपर सरफेस पे आपका ऑक्साइड्स, जो कोई भी नेचर का जो एटमॉस्फेयर का गैस है, ऑक्साइड्स हो या CO2 हो, वो जब आपका एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो कहीं ना कहीं एसिड वगैरह का फॉर्मेशन करता है, जिसके चलते अपर पोर्शन में आपका क्या होता है, का जो मेटल का अपर सरफेस होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, इरोज होना शुरू हो जाता है और वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी का एग्जांपल है रस्टिंग। रस्टिंग एक स्पेशल केस है कोरोजन का, जो आपको आयरन में होता है। आयरन का जो कोरोजन का केस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में जब आयरन का कोरोजन होगा तो हम लोग क्या देखते हैं कि मान लीजिए सिंपल कोई लोहा को यदि हम लोग कुछ देर के लिए ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दें पानी पर ही, तो उसके बाद छोड़ दिए उसको वहां से नहीं उठाते हैं, थोड़ी देर बाद 5 दिन 10 दिन बाद जब देखते हैं तो देखते हैं कि उसके अपर लेयर में आप देखो रेड रेड कलर का पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है। वही पाउडर जो है आपका क्या हुआ, रस्टिंग है, रस्ट है आयरन का, जो रेड ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये आखिर होता कैसे है, इस चीज को समझिएगा। जब यह मेटल आपका एटमॉस्फेयर में रहता है तो ये क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होगा उससे एटमॉस्फेयर का गैस कांटेक्ट करके कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, एसिड वगैरह का फॉर्मेशन करता है, जो इसके अपर लेयर को क्या करता है, इरोज कर देता है। सर इससे बचा कैसे जा सकता है? इसे बचा जा सकता है हम यदि इसी मेटल के ऊपर में या तो पेंटिंग कर दे, ग्रीसिंग कर दे, या तो कोई सब्सटेंस का प्लेटिंग कर दे, एक लेयर चढ़ा दे जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो सब्सटेंस होगा उसके साथ रिएक्ट नहीं करे, और उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह कहते हैं। मतलब किसी सब्सटेंस, किसी मेटल का प्लेटिंग कर देंगे किसी सब्सटेंस के ऊपर में, और किस तरह का, जो उस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर होगा या जो गैस होगा उससे वो इनर्ट नेचर का होगा, मतलब उसके साथ रिएक्शन नहीं करता होगा। क्लियर? तो मैंने थोड़ा तेजी में इसको लिखवा दिया है ना। देखिए कोरोजन क्या होता है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, है ना, स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड। मेटल का अनडिजायरेबल ऑक्साइड सल्फाइड्स में कन्वर्ट होना, क्योंकि ये था क्या, मेटल था, और कहीं ना कहीं ये अनडिजायरेबल, आपको ऑक्साइड्स का काम नहीं था। आप नेचर में लोहा को पड़े हुए रख दिए, इसका मतलब आपको लोहा से लोहा का ऑक्साइड नहीं चाहिए था, जबकि वो क्या किया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से कांटेक्ट कर करके फेरिक ऑक्साइड लेयर आपका जो पाउडर का फॉर्म वो क्रिएट कर दिया। ये तो आपकी इच्छा नहीं थी, इच्छा के विरुद्ध हुआ, तो ये किया क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड द एटमॉस्फेरिक गैस। तो वही बोले इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल, किसी मेटल का कन्वर्जन किसमें होना, अनडिजायरेबल कंपाउंड लाइक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड या, है ना, सिंपली सल्फाइड्स, बाय द रिएक्शन विथ मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब वाटर वगैरह, एंड द अदर गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। किसी भी मेटल का उसके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड्स वगैरह में कन्वर्ट होना, किसके चलते, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड द एटमॉस्फेरिक गैसेस, वो क्या प्रोसेस कहलाता है, कोरोजन। इस कोरोजन सरफेस में क्या होता है, जो मेटल का सरफेस होता है
वो क्या होता है, आपको इरोज होना शुरू हो जाता है, गायब होना शुरू हो जाता है। ठीक, द प्रोसेस चेंजेस द अपीयरेंस एज वेल एज, है ना, कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मेटल। अब ध्यान दीजिए, इस मेटल का लोहा था, इसका कुछ कंपोजिशन होगा, प्योर लोहा था। अब इसके अपर सरफेस में क्या देखते हो आप, फ्लेकी टाइप का रेडिश ब्राउन ब्राउन वगैरह पाउडर्स वगैरह क्रिएट हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा इसकी कंपोजिशन को बदल दिया। अब इसमें ऑक्सीजन वगैरह भी आ जाता है। यदि मान लीजिए ये लोहा है, तो लोहा के अपर सरफेस में क्या देखते हैं, कोरोजन पाउडर देखते हैं, तो क्या बनाता है, Fe2O3 इंटू कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर का H2O रहता है, ये आपको बनाता है। ठीक, तो इसके चलते अपीयरेंस आपका। और रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का ही एक स्पेशल टाइप है। जब आपको कोरोजन लोहे में हो, ध्यान दीजिएगा, कोरोजन किस में हो, लोहे में हो, तो उसको क्या करते हैं, रस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, रस्टिंग। अब देखिएगा ड्यूरिंग रस्टिंग क्या रिएक्शन होता है उसको समझिएगा, इसलिए इसको मैं एक साथ बता रहा हूँ। देखो एटमॉस्फेयर में CO2 गैस होता है, सबको पता होता है, एटमॉस्फेयर में CO2 गैस होता है, और वो आपका जैसे मान लीजिए ये कोई आपका, सिंपली सोचिएगा कोई लोहा है, तो इसका एटमॉस्फेयर में क्या होगा, चारों ओर CO2 गैस होगा, और लोहा पानी में जब रख देंगे या मॉइस्चर में रख देंगे तो इसके सरफेस में कुछ क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। तो H2O सरफेस में ये एब्जॉर्ब किया मॉइस्चर को, और एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2, दोनों मिल करके CO2 प्लस H2O मिलके क्या बना दिया, H2CO3। सबको पता है ये किसमें टूटता है, 2H प्लस और CO3 माइनस 2 में टूट सकता है। ठीक, अब क्या हुआ, एट एनोड, एनोड पे इसका जो आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि कोरोजन का रिएक्शन। ठीक, तो एनोड पे क्या होगा, ये लोहा जो दिख रहा है ना Fe, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ये Fe क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, मतलब Fe 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Fe+2 बनाया। ध्यान दीजिएगा, Fe 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Fe+2 बनाता है, क्योंकि ये है क्या, लोहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, और ये क्या बनाता है, Fe+2, और ये Fe+2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। फर्दर अब ये H2CO3 जो इसके सरफेस में है, ध्यान दीजिएगा, H2CO3 कहाँ पे है, इसके सरफेस में है, वो किस में टूटा है, 2H प्लस और CO3 माइनस 2। तो वो जो H प्लस है, ये H प्लस, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ आकर के ये 2 इलेक्ट्रॉन जो खोया था, है ना, कैसे पता चला, ये मान लीजिए इसके सरफेस पे है ना, इसके सरफेस पे कौन आ गया, बोलो, H2CO3 है, एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ये किसमें टूट गया, 2H प्लस और CO3 माइनस 2 में टूट गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, और जब यहाँ पे क्या देखें कि भाई यहाँ पे Fe क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना लिया, Fe+2, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2, और ये जो H प्लस था इसके सरफेस पे, ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो लूज किया था, उसी इलेक्ट्रॉन को पा करके प्लस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होगा, उसको लेकर के ये देखो 2H 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, कौन सा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो लॉस किया, प्लस जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगा उसको लेके ये क्या बना दिया, H2O। और इस प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे, क्यों, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखने का तरीका, याद रखिएगा कि जब एनोड पे रिएक्शन होगा तो आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, क्या बना रहा है, Fe+2, आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बनाता है, Fe+2, और यहाँ पे जो एसिड का फॉर्मेशन हुआ था उसका H+ जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और प्लस जो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, उसके साथ संपर्क करके क्या बना दिया, H2O। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन को पा रहा है, यहाँ होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। दोनों इक्वेशन को यदि जोड़ देते हैं हम लोग तो क्या देख रहे हैं, Fe है, Fe ठीक है, 2H प्लस ठीक है, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, प्लस का O2 है इधर, इधर Fe+2 आया और ये H2O आया। ये आपका जो है उस लोहे के ऊपर ये कुछ रिएक्शंस आपका हुआ होगा, क्या बना, Fe+2 बना, क्या बना, Fe+2। कैसे बना Fe+2, Fe क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और क्या बनाया, Fe+2 बनाया। ठीक, अब ये जो Fe+2 बना, कहाँ पे बना था, लोहे के सरफेस पे Fe+2, जो Fe इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था, Fe+2 बना। वही क्या किया, फिर ये ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आके, प्लस उसमें मॉइस्चर तो है ही, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आके प्लस उसमें क्या है, मॉइस्चर तो है, दोनों को गेन करके क्या बना दिया, बोलो, Fe+2। बहुत सारा ऑक्सीजन था तो ये बना दिया Fe2O3। सर बच्चा वाला कैसे सर हुआ ये, तो देखो Fe+2 प्लस है ना,
ये बना दिया समझिएगा Fe+2 और बहुत सारा ऑक्सीजन को लेके ये बना दिया Fe2+3 और साथ में कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्ट। और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, कोरोजन क्या होगा, एक स्लो प्रोसेस है जिसमें मेटल है ना, इट इज अ स्लो प्रोसेस इन विच मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स अनडिजायरेबल है ना कंपाउंड लाइक ऑक्साइड, सल्फाइड्स या हाइड्रोक्साइड्स है ना। ड्यू टू दिस द अपीयरेंस ऑफ मेटल है ना, वो क्या हो जाता है, चेंजेस। और रस्टिंग आपको पढ़ना है, रस्टिंग इज स्पेशल केस ऑफ है ना कोरोजन फॉर आयरन। आयरन का एक स्पेशल केस है ना, कोरोजन का एक स्पेशल केस है जो आयरन के लिए होता है, तो उसको रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक CO2 है मान लो, वो H2O के साथ संपर्क करके क्या बना दिया, H2CO3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ये कुछ ऐसा। हम बात करते हैं, ये आयरन था पड़ा हुआ, आयरन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ये बन गया ऑक्सीडेशन। और ये 2H+ जो है, यही 2 इलेक्ट्रॉन को पाया प्लस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिलकर H2O बनाया, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ कुछ आपका ऐसा इक्वेशन आएगा। Fe+2 फर्दर क्या किया, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन को पकड़ा और H2O वगैरह को पकड़ा और ये मिलके क्या बना दिया, Fe2O3 इंटू बोलिएगा है ना XH2O, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए रस्ट कहते हैं है ना। इसको उतार लेंगे, उतार लीजिए। ठीक, अगला है कि भाई रस्टिंग को खत्म कैसे करें। ध्यान दीजिएगा, आखिर रस्टिंग को खत्म कैसे किया जाए। मान लीजिए इसके ऊपर में रस्टिंग, तो हम लोग देखते हैं, घर में भी देखते हो कि रस्टिंग को खत्म कैसे, क्योंकि थ्योरेटिकल सेक्शन इसलिए थोड़ा तेजी में खींच रहा है ना। ये रस्टिंग को खत्म कैसे करें, तो क्या देखते हो, कभी कभी आप खिड़की जब लोहे के लगाते हो तो उसके ऊपर में पेंट कर देते हो। पेंट करने के पीछे कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य यह है कि जो अपर सरफेस का जो लोहा होगा वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है उसके कांटेक्ट में नहीं आए। यदि आ जाएगा तो सरफेस क्या हो जाएगा, इरोज हो जाएगा। तो पहला कुछ केसेस रस्टिंग को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो बाय पेंटिंग करके भी कर सकते हैं, या ग्रीसिंग, ऊपर में ग्रीस वगैरह लगा दें ताकि जो अपर सरफेस हो वो बचे। या और क्या हो सकता है, इसके ऊपर में मान लीजिए लोहा है, लोहा तो मान लो किसी के साथ रिएक्शन कर लेता, ऐसा मेटल को इसके ऊपर में लगाएंगे। ध्यान दीजिए, ऐसा मेटल का कवच इसके ऊपर में दें, ऐसा मेटल का कवच इसके ऊपर में दें जो मेटल एटमॉस्फेरिक जो गैस है या मॉइस्चर है उसके साथ यह रिएक्शन नहीं करता हो, ये कवच देना पड़ेगा। और यही मेटल का कवच को देना, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब कोई मेटल का शीट या कुछ भी आप ऊपर में लगाते हो है ना, जो रस्टिंग से आपका क्या हो जाए, बच जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे rusting of iron can be prevented by क्या कर सकते हैं, बोलो, एक लेयर वगैरह को क्या कर सकते हैं, बाय कोटिंग ऑफ, कोट करना हो तो ऊपर में चढ़ाना, कोटिंग ऑफ एनी मेटल ओवर आयरन है ना, आयरन विच है ना, विच जो आपको क्या इसके साथ रिएक्शन नहीं करे है ना, विच लिख सकते हैं डज नॉट शो रस्टिंग। क्या करें, रस्टिंग शो नहीं करे। ध्यान दीजिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या करेंगे, इस सरफेस के ऊपर में ऐसा लेयर चढ़ाएंगे जो आपको क्या करे, ऐसा मेटल का लेयर चढ़ाएंगे जो आपको क्या करेगा, बोलो, जो आपको रस्टिंग नहीं करे, इसका इरोजन नहीं हो। यदि इसका भी इरोजन होना शुरू हो गया तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसका इरोजन होना शुरू होगा। तो ऐसा लेंगे जो बाहर वाला एटमॉस्फेयर से रिएक्शन नहीं करे, मतलब उसके रेस्पेक्ट में ये इनर्ट नेचर का हो। कैसा नेचर का हो, इनर्ट नेचर का हो। और ध्यान दीजिएगा है ना, क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग ऑफ एनी मेटल ओवर आयरन व्हिच डज नॉट शो रस्टिंग। This process is
है ना, कौन सा किसी, है ना। दिस प्रोसेस इज, या सिंपल कर सकते हैं, द कोटिंग ऑफ any metal over the coating of metal over any metal is known as इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी भी मेटल के ऊपर में दूसरे मेटल का कोट करना। मान लीजिए ये सिंपली है, इसके ऊपर में कोई दूसरा मेटल का कोट कर दिए, चादर चढ़ा दिए, है ना, अलग से लेयर बना दिए, तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके। अब आपका जो आयरन के लिए कोटिंग का काम जिंक करता है, कौन करता है? जिंक करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, when zinc is used for coating over iron, then this process is known as गैल्वेनाइजेशन। पूछता है गैल्वेनाइजेशन क्या होगा? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होगा? आप जिंक जो मेटल होगा उसका ऊपर से कोटिंग कीजिएगा, किसके ऊपर में? आयरन में, क्योंकि जिंक क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ हम बात करेंगे इसमें क्या होता है। इन दिस प्रोसेस zinc act as anode while iron act as कैथोड। थ्योरी और बदल देखिएगा। जब आप क्या करते हैं, आयरन के ऊपर किसका कोटिंग करते हैं? जिंक का। प्रोसेस क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। पूछे गैल्वेनाइजेशन में आयरन के ऊपर किसका कोटिंग करेंगे? जिंक का। और इसमें जिंक जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है? जिंक एनोड की तरह एक्ट करता है, जबकि आयरन किसकी तरह एक्ट करता है? कैथोड की तरह एक्ट करता है। इसको आप लिख लीजिए। पूछेगा कभी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, तो बोलिएगा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जिंक किसकी तरह? एनोड की तरह, जबकि आयरन किसकी तरह एक्ट करता है? कैथोड की तरह एक्ट करता है। ठीक, तो दिक्कत बाबू नहीं? चलिए लिख ले बाबू। चलो ठीक है, बिल्कुल। अब अगला टॉपिक आपका ट्रांसपोर्ट नंबर है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय कैटायन या एनायन, कि कैटायन या एनायन कितना फ्रैक्शन जो है करंट कैरीड करता है, रखता है, उसी को क्या कहेंगे? उसका ट्रांसपोर्ट नंबर। मान लीजिए सपोज आपको ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकालना है, जिसको यदि हम एनसी से डिनोट करेंगे तो वो क्या होगा? फ्रैक्शनल नंबर ऑफ करंट, फ्रैक्शनल करंट, है ना, बोलो, कैरीड बाय कैटायन। तो यहाँ से क्या होगा? एनसी बराबर यूसी। यूसी मतलब वेलोसिटी ऑफ कैटायन बटे वेलोसिटी ऑफ एनायन प्लस कैटायन। ध्यान दीजिएगा, द फ्रैक्शनल ऑफ करंट कैरीड बाय कैटायन और एनायन इज नोन एज ट्रांसपोर्ट नंबर। किसी कैटायन या एनायन के द्वारा जितना करंट कैरीड किया जाता है उसी को क्या कहेंगे? उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कहेंगे। इट्स वेलोसिटी इज डिपेंड, है ना, अपॉन द, या लिखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, it is depend on, ध्यान दीजिएगा, it's depends upon velocity of ions, it's depend upon velocity of ion, ये ions के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे आपको कभी कैटायन का निकालना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट नंबर, ये एनसी क्या है? कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर। यहाँ पे क्या करेंगे? यूसी मतलब कैटायन का वेलोसिटी बटे एनायन प्लस कैटायन का वेलोसिटी। ये फ्रैक्शन कैसे आया? कैटायन बटे एनायन प्लस कैटायन, ये हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब जब एनायन का आपको ट्रांसपोर्ट नंबर बोलेगा तो एनायन को कहाँ वेलोसिटी ऊपर कर लीजिएगा, नीचे कैटायन प्लस एनायन या एनायन प्लस कैटायन। आप ध्यान दीजिए, जिसका भी ट्रांसपोर्ट नंबर बोलेगा उसका वेलोसिटी ऊपर और नीचे एनायन कैटायन का वेलोसिटी। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन तो कैटायन का वेलोसिटी ऊपर, नीचे एनायन कैटायन का वेलोसिटी। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन बराबर एनायन का वेलोसिटी ऊपर, नीचे कैटायन और एनायन।
where NC and Na are the transport number of 4 cation and anion, और UC और UA क्या है, वेलोसिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन है। तो ध्यान दीजिएगा ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर इज क्या होगा, फ्रैक्शनल, ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय कैटायन और एनायन, कैटायन या एनायन के द्वारा जितना फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड किया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। जिसको यदि ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का पूछेगा तो NC से डिनोट करेंगे, NC बराबर बोलो NC कैटायन का, तो वेलोसिटी किसका, कैटायन का, UC बटे UA प्लस UC, जहाँ UA UC क्या है, कैटायन और एनायन की वेलोसिटी है। उसी तरह एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर बोलेगा तो वेलोसिटी किसका डालेंगे, एनायन का बटे UA प्लस UC। क्लियर। चलिए, इस तरह आपका जो चैप्टर नंबर 3 था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो लगभग पूरे कंप्लीट हो गया। अब आपका जो बचा हुआ सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेल पढ़ना है, जिसको हम आगे के क्लास में स्टार्ट करेंगे सेल। यदि होगा तो अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे सेल, नहीं तो आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और मुश्किल से थ्योरेटिकल सेक्शन है, सेल वगैरह पढ़ना है, फ्यूल सेल किसको कहते हैं, है ना, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी किसको कहते थे, जिसको एक बार यूज करेंगे, नहीं सॉरी, प्राइमरी एक बार यूज करें, सेकेंडरी बार बार यूज करें, है ना। तो ये सेल वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, है ना, ड्राई सेल भी होता है, फिर फ्यूल सेल होता है। ये सबको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ लेंगे, बेसिक्स, है ना, इसको लिख लेंगे। अगले क्लास लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आने वाला अगला क्लास में हो सकता है आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, आपका केमिकल काइनेटिक्स होगा। तब तक के लिए, है ना, क्या कहते हैं, नमस्कार, है ना, फिर से मिलेंगे, अच्छे से पढ़िए। और क्या कहते हैं, डाउट्स आए तो व्हाट्सएप नंबर पे पूछें, कॉलिंग करके पूछें, है ना। मेरे ख्याल से चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। थ्योरेटिकल सेक्शन का एक छोटा सा सेक्शन छूटा हुआ, दैट इज सेल, है ना, बैटरी वगैरह, सेल वगैरह का को पढ़ेंगे, कवर करेंगे। या तो उसको हम ड्रॉप कर देंगे, 1-2 क्लास कभी ले लेंगे बैटरी सेल का, नहीं तो आपका, मगर यदि इसके बाद स्टार्ट जो होगा वो चैप्टर आपका कौन सा स्टार्ट होगा बाबू, वो केमिकल काइनेटिक्स होगा। केमिकल काइनेटिक्स में भी 10-12 क्लास लगेंगे, है ना। फिर सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, फिर आपका मेटलर्जी है, मेटलर्जी के बाद पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के बाद D&F ब्लॉक है, फिर कोऑर्डिनेशन है। ठीक, तब तक के लिए, है ना, अभी चूंकि आप लोग जान ही रहे हो कि अपना जो सिलेबस है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, मगर घबराने की बात नहीं है। आप भी जोर लगाओ, हम भी जोर लगाते, सिलेबस भी समय पे कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत बाबू नहीं। चलें, फिर मिलेंगे कब, अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका अपना चैनल TLA द लक्ष्य एकेडमी भूले नहीं, है ना, भूलना नहीं है ना। और क्यों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। डाउट आए तो बिल्कुल पूछे, है ना। ठीक है बाबू, चलते हैं, है ना। ठीक है, नमस्कार।